आज़ाद होने के बाद जब अपनी सिचुएशन थी 1950 के आसपास बात कर रहा हूँ मैं, 47 के बाद, उस टाइम पे चाइना की भी लगभग ऐसी सिचुएशन थी और शायद और ही गया गुजरा था। पर आज चाइना हमसे बहुत आगे दुनिया पर राज करेगा आने वाले फ्यूचर वर्ल्ड फ्यूचर चाइना का है। वो झूठा बात नहीं बोलता है कि हम विश्व गुरु हैं। ना हमारे यहाँ कोई काम की यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड लेवल में हम कह सके, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज। ड्रोन तो बना नहीं पा रहे हैं, दूल्हा का ड्रोन बनाने वाला चाइना से आ रहा है, जबकि युद्ध ड्रोन पे चला जा चुका है। तो हम लोग फॉल्स ईगो में हम लोग नहीं जी रहे, हम लोग जी रहे हैं। चाइना ऐसा नहीं करता है। आगे निकल क्यों गया चाइना? एक होता है रियलिस्टिक सोच, एक होता है आपका आइडियोलॉजिकल, काश ऐसा होता, दुनिया ऐसी होती। तो हम लोग उसमें जी रहे हैं। और चाइना रियलिस्टिक है, भाई सड़क बनेगी काम खत्म। अब हम लोग को क्या है कि इंग्लिश थोपिए। इंग्लिश थोपने के चक्कर में 70% स्टूडेंट की जो नॉलेज है, जो वर्क फोर्स है, जो उसका टाइमिंग, वो इंग्लिश में चला गया। यूपी, बिहार, झारखंड के बच्चे जो एक मेजर पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, हरियाणा से लेके आप उस नॉर्थ बेल्ट को ही पूरा पकड़ लीजिए, इतने लेबोरियस बच्चे हैं। बट क्या प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास पैसे की प्रॉब्लम्स है। पैसे की प्रॉब्लम होने की वजह से अच्छे स्कूल नहीं है, और अच्छे स्कूल ना होने की वजह से उनका इंग्लिश पे कमांड अच्छा नहीं है। अब वो अपने आप को लो फील कर रहे हैं बिना मतलब का। हम भी इंग्लिश मीडियम में मेरे घर वाले पढ़ाएं, 12-13 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। हम एक ही चीज़ सीखे, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। उसके बाद कुछ बुझाया ही नहीं हमको। 1970 के आसपास में चाइना में माओ जेडोंग आए थे। उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए तुम्हारा अंग्रेजी, मंडारिन भाषा बोलो, उसी में सीखेंगे। आज आप देखिए, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर को भी इंग्लिश उतना अच्छा से नहीं आता है, प्रेसिडेंट को भी नहीं आता है। तो क्या दिक्कत है? क्या बराक ओबामा को हिंदी आती है? नहीं। तो मोदी को इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या दिक्कत है? आप बोलिए तो एक ट्रांसलेटर रख लिया जाएगा आपको, जहां जरूरत पड़ेगी उसकी। तो जो ब्रेन वर्क होना चाहिए था मेन काम पर, वो हट गया। और ये चाइना में नहीं हुआ। चाइना में नहीं हुआ। आपको चाइना में आप टॉप लेवल की बात करें, चाइनीज बोलेगा वहाँ। उसने टेक्नोलॉजी लगा ली, रियल टाइम कन्वर्टर लगा दिया आपको, तुरंत आप कान में लगाए रहिए, आप बोलिएगा तुरंत कन्वर्ट करके बता देगा। टेक्नोलॉजी है कि नहीं वहाँ पे? तो एक चाइना में ये। दूसरा, चाइना में एक चीज़ हम देखें कि जो फैक्ट्रीज वगैरह है, उसके अंदर जो वर्किंग हो रही है वो फीमेल देख रही है ज़्यादातर फैक्ट्रीज में। फीमेल जब फैक्ट्रीज से सामान प्रोडक्ट बन के बाहर आ रहा है, तो उसकी मार्केटिंग, उसका सेल, उसका बाहर एक्सपोर्ट, उसकी ये चीज़ें वो मेल संभाल रहे हैं। मतलब मेल फीमेल दोनों है। अगर एक इंडोर संभाल रहा है तो एक आउटडोर संभाल रहा है। वो उनका अपना म्यूचुअल है, क्या देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। हमारे यहाँ फीमेल को अजीब करके रख दिया, उनको मतलब घर के अंदर रख दिया। हमने कहाँ फीमेल को जिम्मेदारी दी हॉस्पिटल में? आज देखिए, फीमेल डॉक्टर, फीमेल नर्स पे पूरा मेडिकल इंडस्ट्री टिका हुआ है। उनको मौका दिए, उन्होंने करके दिखाया। एविएशन दिए हम लोग ने फीमेल को। आज पायलट हो गए, एयर होस्टेस हो गए, फीमेल हमने दिया, उन्हें करके दिखाई। वहाँ पे हमने उन्हें जिम्मेदारी ही नहीं देते। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। इससे बहुत अजीब गया कि बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है, रहने लायक है कि नहीं। मुंबई में देखिए, घर वालों को पता नहीं होगा कि यहाँ पे कोई कैसे कमा रहा होगा। आप बीच पे जाके देखिए, कोई छोटी मोटी दुकानें लगा के बेच रहा है, रात भर बेचारा कुछ कस्टमर आ जाए यहाँ पे। घर वालों को क्या चिंता है, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा यहाँ पर। और घर की इज्जत की जिम्मेदारी औरतों को दे दिया। भाई इस दोनों की कॉमन जिम्मेदारी थी। यही वजह है कि इंडिया में आप देखिएगा कि अगर किसी को बद्दुआ देनी है, सरापनी है, तो वो घर की फाइनेंशियल स्थिति को संभालने वाले पुरुष को बद्दुआ देगा। तुम्हारे पिताजी को नौकरी छूट जाए, भाई ये हो जाए। और अगर उसको इज्जत डाउन करनी यानी गाली देना है, तो किसी पुरुष को गाली नहीं देगा और महिला को देगा। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और शर्म आनी चाहिए, दो पुरुषों की लड़ाई में भी गालियां एक औरत ही सुन रही है। वो कहाँ से सशक्तिकरण हो? जिस लड़ाई में वो है भी नहीं, उसमें भी उसको गाली दे रहा है सब। तो चाइना में ये सब नहीं है। वहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा है। वहाँ के स्टूडेंट्स में कुछ अलग है? वहाँ पे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन वहाँ कोचिंग नहीं है, वहाँ कोचिंग वगैरह नहीं। रियली? वहाँ गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम एक, वन नेशन वन एजुकेशन। हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन बोला जा रहा है। कभी एजुकेशन पे भी बात कर लो यार। अच्छा, हम लोग की क्या जरूरत है? हम लोग खुद अपने आप से पूछते हैं कभी कभी कि हम लोग की जरूरत क्या है कोचिंग वालों की? क्योंकि स्कूल ने अच्छा नहीं पढ़ाया है। अदरवाइज में तभी तो आया है मेरे पास। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे स्कूल में उसने पढ़ाई कंप्लीट कर दी, कॉलेज कंप्लीट कर दिया, तब हमारे पास आया।
ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने पढ़ा दिया फिर वो स्कूल में जाए। हम लोग पढ़ा देंगे ना तो स्कूल के वालों को कह के निकलिए, अब आप लोग निकलिए, बहुत पीछे हैं लोग। तो स्कूलिंग सिस्टम अगर अच्छी होती हम लोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चाइना में एजुकेशन सिस्टम एक जैसा है, इंडिया में भी अमीर हो या गरीब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, मेडिकल एक जैसा होना चाहिए। बट यही दुर्भाग्य है इंडिया में, अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है। और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की है, एक का पैर तोड़ दिए और एक को खिला पिला के अच्छा किए, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। अमीर का हॉस्पिटल अलग है, गरीब का हॉस्पिटल अलग है। अमीर अभी आएगा, उसको MRI जांच ये सब हो जाएगी, गरीब के लिए 2 महीना का लाइन लगाना पड़ेगा। अगर पहुंच है, पैसा है, लिंक है, सुबह चाहिएगा, शाम में एम्स में नंबर आ जाएगा। कुछ पैरवी नहीं है तो अगर आपको किसी पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में कैंसर पकड़ा गया, अगर कोई पहुंच पैरवी नहीं है ना, तो उसका नंबर आते आते वो 4th स्टेज में चला जाएगा। तो डॉक्टर कहेगा आप सेवा कीजिए। तो हमने कहाँ भारत को कितने पार्टीशन में बांट रखा है, गरीबी के आधार पर, जातियों के आधार पर, स्टेट के आधार पर। समझ में नहीं आता इसको, मतलब कहाँ से इसको सुधारा जाए। तो जैसे 2021 में चाइना के प्रेसिडेंट ने, मैं देख रहा था, शायद प्राइवेट ट्यूटरिंग बैन कर दी थी। इंडिया में भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर वहाँ पे एक मजबूरी है कि वो ये सिस्टम वहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, वो लोग डेमोक्रेसी नहीं है, वो साम्यवादी है, कम्युनिस्ट हैं। वहाँ पे कम्युनिस्ट में क्या होता है ना कि सब चीज़ें, वहाँ देश का कंसेप्ट नहीं होता, वहाँ पार्टी का कंसेप्ट होता है। तो अगर वहाँ हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दे देंगे ना, तो उनका वो वाला सिस्टम खराब हो जाएगा। ऐसा करके आए, उनका अपना सोशल मीडिया है, लेकिन इस पर कंट्रोल भी जरूरी है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एकदम शेख हसीना को छोड़ना पड़ा, केवल सोशल मीडिया की वजह से गया था। उसका श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ? फेसबुक की वजह से। मतलब फेसबुक, श्रीलंका जो क्राइसिस रही थी उसमें सबसे बड़ा कारण फेसबुक है। कैसे? दोनों, पहले बांग्लादेश बताओ फिर श्रीलंका बताओ। पहले श्रीलंका था, फिर उसमें क्या हुआ ना कि किसी भी चीज को अगर आपने यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये हमारा है नहीं, अब हमारा नहीं है। तो अभी एक छोटा सा जो ज्वलंत एग्जाम्पल देखिए आप, गाजा और फिलिस्तीन में, और हमारे यहाँ कश्मीर में इशू देखिए। कश्मीर में इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी है, वहाँ पे एक टेररिस्ट मारा जाएगा ना, पूरे ग्लोबल मीडिया में दिखाया जाएगा। और गाजा में 60,000 लोग मरे हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। आपको वीडियो ढूंढने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। न्यूज़ देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। केवल टूटा हुआ घर देखने को मिलेगा। रीज़न क्या? दे कंट्रोल देम। और हम लोग अगर कश्मीर में कर देते हैं तो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाता है। ये ह्यूमन राइट की पार्ट सिखाते हैं सभी सब हमको। ये जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे थे ना, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम चल रहा था। जिस समय दुनिया में केवल लूट खसोट मची थी ना, पारसी लोगों को खुद ईरान से भगा दिया गया था ना, तो हमारे यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में उन्हें रहने के लिए शरण दिया गया था। तो हम लोग को ये ज्ञान दे रहे हैं सब। तो सोशल मीडिया को हम लोग अनकंट्रोल कर रहे हैं। वी आर नॉट डिजिटल इंडिया, वी आर डिजिटल यूजर। हमारे पास डिजिटल इंडिया हम लोग बोलते हैं उसको, क्या है हमारा? यूट्यूब हमारा है, फेसबुक हमारा। आज अगर यूट्यूब, गूगल कह देता है कि आपको अपने जीमेल बना रहे हैं, हर जीमेल का 1 साल का चलाने का हमको 10 रुपये चाहिए, हमें देना पड़ेगा, सब बंद हो जाएगा, एंड्रॉयड उसका हो जाएगा। तो चाइना ने कहा कि वी आर नॉट डिजिटल चाइना, वी आर नॉट डिजिटल यूजर। उसने अपना बना लिया। तो इसको अलग नैरेटिव दिखा रहे हैं कि हमें से कोई सवाल ना पूछे। देखो चाइना का अपना ट्विटर, ठीक किया उसने, किया अपना, उसका अपना है ना, उसने चलाने पे बैन नहीं लगाया है, अपना चलाओ। क्या उसकी भाई यूट्यूब नहीं है? उसका अपना है, बाइडू है उसका, वीचैट है उसका, सब कुछ है उसका अपना। हम लोग का एक चीज डिजिटल में बहुत अच्छा हुआ, पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, वो बहुत बेहतरीन है। पूरी दुनिया में वैसा नहीं है, बाकी जगहों पे हम लोग का उतना अच्छा नहीं है। तो श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में कम्युनल राइट्स को बहुत बढ़ावा दिया गया फेसबुक ने, बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को बढ़ा के दिखाया, जिस वजह से अनस्टेबिलिटी आने लगी थी वहाँ पे, और एंटी गवर्नमेंट, एंटी एस्टेब्लिश भावनाएं बहुत भड़कने लगी थी, श्रीलंका को तबाह करने लगा। और इसी बीच में जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आती है और पहले से एंटी एस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट है, तो फिर पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। बांग्लादेश में भी यही हुआ था। अचानक से लोग सड़कों पे 50,000 लोग कैसे आ गए? वो टेलीग्राम पे चल रहा था पहले से, और टेलीग्राम पे कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। आज देखिए किसी के टेलीग्राम पे किसी के प्राइवेट वीडियोस को भेज के उसे ब्लैकमेल कर सकता है कोई भी। एआई आ गया है, अब तो किसी का कुछ भी बना सकता है। सर हटाइए, लगा दीजिए कुछ, हमारे आपकी बात हो रही है, यहाँ किसी फेमस सेलिब्रिटी का या किसी पॉलिटिशियन का चेहरा हटा के डब कर दीजिए। अच्छा एक बात, हम चाइना इंडिया की बात कर रहे थे,
चाइना से हमें दुश्मनी करनी चाहिए कि दोस्ती? दुश्मनी तो हो ही नहीं पा रहा है। कौन दुश्मनी कर रहा है जरा बताइए तो। चाइना हमारे एरिया में घुस जा रहा है। हमारे यहाँ के मिनिस्टर बोलते हैं कि मार्किंग अच्छे से नहीं है ना इसलिए घुस गया है। क्या बेवकूफी है। हाँ, दुश्मनी कहाँ कर पा रहे हैं हम लोग, तो बस फेस वॉश कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्साई चीन हमारा है, हम लोग पीओके के मामले में हम लोग शेर हो जाते हैं। सीओके जो चाइना को ऑक्युपाई किया है, कभी उस पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाती है। सेला टनल का उद्घाटन करने जाते हैं, चाइना विरोध कर देता है। क्या मतलब बनता है? ताइवान को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज ए कंट्री। किसके डर से? चाइना के डर से। क्यों डरते हैं? ये हम थोड़े डर रहे हैं। जो बैठे हैं लोग डर रहे हैं। लोग हम तो कह रहे हैं काहे डर रहे हैं भाई। बट आपको क्या लगता है क्यों डर है? कुछ तो रीजन होगा तभी। अब डिप्लोमेटिक है, वहां पे शुरू से चला आया है। ऐसा नहीं कि मोदी जी डर रहे हैं, मनमोहन सिंह भी वही कर रहे थे। तो कई बार हम लोग ये कहते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये कर रहे थे, वो भी वही कर रहे थे। तिब्बत चाइना ने कब्जा कर लिया था। पंचशील समझौता लेके जवाहरलाल नेहरू घूम रहे थे, चाइना ने पीठ पे खंजर मार दिया। अब तिब्बत के मामले में हम लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं। दलाई लामा को लेके चाइना हमेशा कुछ ना कुछ वो करते रहता है। तो हम लोग कहाँ चाइना से लड़ ही रहे हैं, कहाँ चाइना से दुश्मनी ही कर रहे हैं। बट कर सकते हैं हम। क्यों नहीं कर सकते? उतना होना चाहिए ना। हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर। तो हम लोग ना फेंकने में नीरज चोपड़ा से आगे हैं। क्या फेंकने में? अगर ओलंपिक में बांसबाजी में होता ना तो गोल्ड मेडल हम ही लोग का रहता है। वो कोई छीन ही नहीं सकता था। आदमी टेंशन फ्री रहता। चल भाई ओलंपिक में एक तो अपना फिक्स है, हमसे ज्यादा कौन फेंकेगा। अजीब अजीब हाल है। इकोनॉमी की हालत दुर्दशा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अब कहाँ चला गया किसी को मतलब ही नहीं होती है। जीएसटी का कोई और छोर नहीं है, किस चीज़ पे लगा दिया जाएगा जीएसटी का। अब देखिए मेडिकल इंडस्ट्रीज की बात कीजिए। हमारे यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है सब इंजीनियर सब, इतना पढ़ लिख के कहाँ खप जाता है सब पता ही नहीं चलता है। MRI मशीन, CT स्कैन मशीन जर्मनी से आ रही है, नहीं बनती इंडिया में, और आज़ादी के इतने साल बाद। तो चलिए हर चीज़ में हम आगे नहीं हो सकते हैं। बेशर्मी कहाँ होती है? अगर कोई हॉस्पिटल वाला उस MRI या CT स्कैन मशीन को मंगा रहा है तो उस पर गवर्नमेंट चढ़ जाती है, मंगाया क्या रे, इंपोर्ट ड्यूटी दे। क्या बेशर्मी है। कोई MRI किस लिए मंगाएगा? बड़ी बीमारी के लिए। CT स्कैन MRI खांसी या बुखार के लिए नहीं होता है। कोई जा रहा है वहां पे तो मतलब इट मीन्स उसको सस्पिशियन है बड़ी बीमारी का है। उस पर क्या जरूरत है भैया आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की? वो तो आपको अपनी बेशर्मी छुपा रहे हैं। आप इंडिया में बनाओ ना। स्टार्टअप इंडिया मतलब कौन सी गिलास और चम्मच छुरी कांचा बनाएंगे? स्टार्टअप इंडिया इसका मतलब होता है। ये कहाँ बनेगा? उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कहीं से बनता है मतलब? तो बेशर्मी हो गई ये तो। बट इसलिए करते हैं ना इंपोर्ट ड्यूटी की। अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो लोग कम बुलवाएंगे, उसकी वजह से कोई यहाँ का इंसान सस्ती चीज़ बनाने की अच्छा कम आएगा MRI मशीन, तो कम आने की वजह से चीज़ें कम होंगी, नुकसान ज़्यादा है हमको। बट प्रॉब्लम्स तो एक बड़ा हिस्सा जिसकी मंथली इनकम 8,000 10,000 है वो MRI कराएगा ही नहीं कराएगा। अब उसके ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर था, स्टेज 1 में था, तो उसको दर्द तो होगा नहीं यहाँ पे। अब MRI में ही बात होना चाहिए था तो अब तक तो बन जाना चाहिए था। 70 साल वेट कर दिए, 75 साल वेट कर दिए, अब क्या पूरा 7 जन्म दे दें इनको? बट ये तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। उससे नीचे देंगे हम आपको। क्यों नहीं प्राइवेट को दे दे बनाने के लिए? आज आप बोलिए अडानी को, अंबानी को 2 साल में खड़ा कर देंगे। सही हमारा जाता क्या है? वहाँ के इंजीनियर को पूछा कितना सैलरी है तुम्हारा? 25 लाख। आ जाओ 30 लाख, खत्म। इसमें कौन सा दिमाग लगाना? इतना आसान थोड़ी होगा, कुछ तो और नुआंसेस होंगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज इतनी आसान होती है, बट नामुमकिन नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है कि जो 70-75 साल लगा दिए। अमेरिका के सामने हम क्या लैक करते हैं? अमेरिका के पास क्या है? बिजनेस, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, एंटरप्रेन्योर का पूरा माहौल है वहाँ पर, और गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से सपोर्टिव है। तो इस वजह से हमारे यहाँ क्या है ना कि चूँकि इलेक्शंस है तो इलेक्शंस में क्या है कि एक मेजॉरिटी पब्लिक को ध्यान दिया जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बड़े कारपोरेट हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देता है, और ना ही वो लोग कभी इशू बने रहते हैं कभी किसी इलेक्शन का। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सरकारी नौकरी खत्म करेंगे, लोगों ने इसको सपोर्ट में वोट देके जिताया। हमारे यहाँ कोई बोल दे गवर्नमेंट नौकरी खत्म करेंगे, क्योंकि आपने प्राइवेट में पहले वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो आप कोई एक पैर पे बैसाखी लेके चल रहा है तो उसका पहले पैर ठीक कर दीजिए, उसके बाद कहिए हम तुम्हारी बैसाखी छीन लेंगे।
आप उसका पैर भी छीन लेंगे, कहेंगे थोड़ा बैसाखी छीन लेंगे तो मारेगा ही ना वो। अभी आपने वो पढ़ा टैरिफ लगा दिया। हाँ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया उसने। हाँ। 26% हम लोग लगाया, चाइना में भी तो और बेहतर लगाया उसने। हाँ, हमने 52 लगाया, उसने सब जो जितना लगाया ना उसका हाफ करके लगाया। रेसिप्रोकल उसने बोला ही है। तो ये अच्छा है गंदा है? ये उसके देश के हिसाब से है, हर देश को अपना हिसाब से राइट है करने का। तो जब टैरिफ बढ़ाते घटाते हैं तो कभी इंपोर्ट पे फायदा होता है तो एक्सपोर्ट पे, तो डिपेंड करता है कि हम कितनी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इंडिया का है तो इंडिया में भी भाई हर देश के साथ अलग अलग टैरिफ है। इंडिया को तो चाइना पे और लगाना चाहिए। हम लोग का ट्रेड बैलेंस बहुत खराब है चाइना के से, बहुत ही डूब रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो वही तो कहते हैं कि दुश्मनी कर कहाँ रहे हम लोग चाइना से, नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी है। क्योंकि अगर आज कौन सा घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है, और बहुत बिजनेसेस है इंडिया में जो चाइना की वजह से चल रहे हैं और यहाँ पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो चाइना से जो चीज़ें चाइना में मिलती है ना, एग्जैक्ट वही चीज़ें वियतनाम में भी मिलती है, एग्जैक्ट सेम प्राइस पे, सब कुछ सेम पे। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इंडिया वियतनाम से प्रीफर करे। एटलीस्ट वियतनाम चाइना का दुश्मन है, उसी को मजबूत कर दे। नहीं यार, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है वियतनाम में इस लेवल की, जो कुछ भी मटेरियल बुलवाना हो तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे चाइना को अगर हम लोग रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जाए तो कुछ साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, बट क्या है ना कि हमने ऑप्शन ही नहीं दिया किसी को। जब आप ऑप्शन नहीं देंगे तो अपडेट नहीं होगा, मार्केट नहीं होगी। किसी होटल में कस्टमर ही कम आएंगे तो कितनी वेराइटीज रखेगा? तो कस्टमर पहले, अब वो तो चिकन और एग वाली मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, तो थोड़ा हम लोग को उधर जाना चाहिए उस एरिया में। बट चाइना का कुछ जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी है। बट चाइना का और अमेरिका का अभी क्या 36 का आंकड़ा चल रहा है, देखा? हाँ, दोनों अपने अपने, वो एक सुपर पावर बना हुआ है, इसका कहना है हम बनेंगे, तो टसल है भयंकर। और अभी अमेरिका ने जितना टैरिफ लगाया चाइना ने उतना ही वापस लगा दिया, वो देखा? वो चाइना का ये चीज बहुत अच्छा लगता है। वहां पे आप उसको कुछ भी कीजिएगा वो दबाव देगा। वो देश, उसके यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, उसके यहाँ देश है, वो तुरंत लगा देगा। हम लोग नहीं लगा सकते, मजबूरी भी है। हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। किसके दम पे कूदिएगा? ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना इकोनॉमी है उस हिसाब से। क्योंकि अमेरिका को, केवल अमेरिका पावरफुल नहीं ना, हर जगह पावर रखता है। वर्ल्ड बैंक से फंडिंग रोक देगा, हमारे लोन रोक देगा, IMF हो गए या वर्ल्ड बैंक हो गए, यूरोपीय यूनियन से दबाव बनवा देगा। कुछ नासा और इसरो के बीच का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको रुकवा देगा, डिले करा देगा। हर जगह UN में 4-5 मुद्दा फंसा देगा। कुछ नहीं करेगा तो अमेरिका को उठा के पाकिस्तान को एक लेटेस्ट हथियार देगा, ले तुम F-18 ले। तो हम लोग को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। और चाइना और जितने बड़े देश हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, हर देश का एक दुश्मन को वो पाल के रखते हैं। चाइना जो है, अमेरिका ज़्यादा कूदेंगे ना, चाइना उठाएगा नॉर्थ कोरिया, वो पगला को कुछ हथियार और पैसा दे देगा, उधर 4-5 मिसाइल मार देगा, उधर तुम उलझे रहो। उसको कुछ नहीं जाता है, गिरेगा तो कहे हो जापान पे गिर गया, कोई बात नहीं, जो करना है कर लेना। उसको क्या जाता है? उसको अपने क्लोज इकोनॉमी, उसके यहाँ कोरोना के मरीज मिले थे सब, सुबह में 8, शाम में सबको मार दिया। उसका क्या जा रहा है? डिक्टेटरशिप देखना है तो वहां देखिए। उसने, अमेरिका ने कहा कि क्या करे इस इंसान का, इसको पागल किया है। तो उसने क्या किया कि कहा कि नॉर्थ कोरिया में ना डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। किंग जोंग कहा, कौन बोला ये? बाइडेन बोला है। उसने कहा कि अगले महीने इलेक्शन कराओ। 100% वोट पड़ा उसको, किंग जोंग को 100%। जो वोट नहीं देता ना, एब्सेंट भी होता, उसको मार देता ये। 100% वोट पड़ा। अब अमेरिका कह रहा है कि ये इलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। कह रहा तू अपने यहाँ का इलेक्शन देख, तुम्हारे यहाँ के इलेक्शन कमीशन से कराएंगे अपना इलेक्शन। तो हर बड़े देश यही करते हैं। अब जैसे सऊदी अरब है, ज्यादा कूदेंगे, ईरान ज्यादा कूदेंगे, इजराइल को कह गया 2-4 पुरान बम है, एक्सपायरी डेट पास आया, मार दे, क्या करेंगे लोग? कुछ नहीं। तो अरब को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के पास इजराइल है, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान है, चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया है, रसिया को खुद डायरेक्ट कंट्रोल करता है। तो हम लोग ज्यादा नहीं ना उड़ सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं है। चाइना क्या कर लीजिएगा? अब चाइना को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा? उसको खूब से खूब करेगा, इंडिया को क्या देगा? ज्यादा हथियार देने लगेगा। चाइना का तो देना उसको, इंडिया किसी का नहीं सुनता है। फिर उसको ये भी देखना है ना कि चाइना के बाद हमें इंडिया को ही कंट्रोल करना है, क्योंकि थर्ड हम ही लोग हैं। तो अगर चाइना और अमेरिका कभी लड़ेंगे ही ना, बड़े लोग नहीं। ताइवान को लेके उनके बीच में गर्मा-गर्मी हो गई थी ना, वो तो होते रहता है। धीरे धीरे उसको ऐसा कैप्चर करेगा, बढ़िया से माहौल देखता है। जैसे 1962 में जब हमारे यहाँ वार हुआ था, रसिया हमें बचाने नहीं आया था, बचा भी नहीं पाता,
क्योंकि चाइना वो उस माहौल को तलाश रहा था कि 1960 में हम लोग का पंचशील समझौता खत्म हो गया था। वो सोच रहा था कि ऐसा टाइम आए ना जहाँ वर्ल्ड उलझी हुई हो,